दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है। मैं नहीं जानता कि आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं। हमारे प्यारे नेता, जिन्हें हम बापू कहते थे, राष्ट्रपिता, अब नहीं रहे। ये शब्द थे जवाहरलाल नेहरू के 30 जनवरी 1948 की शाम को। एक ऐसी शाम जिसने एक नए नए आज़ाद हुए देश को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पूरे देश का दर्द था जो उनकी आवाज में सुनाई दे रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने देश की आत्मा पर ही हमला कर दिया हो। बिल्कुल। और आज हम उसी ऐतिहासिक क्षण और उसके ठीक बाद जो हुआ, उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास उस समय के कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं। दुनिया भर के नेताओं, बड़े बड़े विचारकों के बयान जो महात्मा गांधी की हत्या के फौरन बाद दिए गए थे। और हमारा मकसद सिर्फ उन बयानों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी की मृत्यु पर उनके राजनीतिक दुश्मनों ने क्या कहा, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की क्या प्रतिक्रिया थी, और उनके अपने लोगों ने इस क्षति को कैसे महसूस किया। मुझे लगता है इन प्रतिक्रियाओं से हमें सिर्फ गांधी के बारे में ही नहीं, बल्कि उस समय की दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं उसी भाषण से जिसका जिक्र आपने अभी किया था, नेहरू का वो भाषण। हाँ, क्योंकि उस भाषण में एक प्रधानमंत्री की आवाज कम और एक ऐसे बेटे की आवाज ज्यादा लगती है जिसने अपने पिता को खो दिया हो। उन्होंने कहा, रोशनी चली गई है, लेकिन फिर वो खुद को ठीक करते हैं। वो कहते हैं, और फिर भी मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि जो रोशनी इस देश में चमकी वो कोई आम रोशनी नहीं थी। ये बहुत दिलचस्प बात है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अंधेरा है और दूसरी ही तरफ कह रहे हैं कि रोशनी हमेशा रहेगी। हाँ, ये दिखाता है कि वो उस पल में दो सच्चाइयों से एक साथ जूझ रहे थे। एक तरफ एक इंसान का भौतिक अंत और दूसरी तरफ एक विचार का अमर हो जाना। सही बात है। नेहरू को शायद उसी वक्त ये एहसास हो गया था कि गांधी की शारीरिक मृत्यु उनके विचार को और ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, ये एक नए नए आजाद हुए देश के लिए अपनी नैतिक दिशा खो देने जैसा था। और ये जो नैतिक दिशा खोने का डर था, ये सिर्फ भारत में नहीं था। मुझे एक बयान ने बहुत चौंकाया जो पाकिस्तान से आया था। अच्छा। उस समय दोनों देशों के बीच जो माहौल था, उसे देखते हुए कोई भी कड़वाहट की उम्मीद कर सकता था। लेकिन बयान में कहा गया, गांधी की मृत्यु पाकिस्तान के लिए भी एक क्षति है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और उस बयान में आगे जो कहा गया वो तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसमें लिखा था कि ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय वो भारत में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक हत्यारे की गोली का शिकार होना पड़ा। ये एक तरह से स्वीकार किया जा रहा था कि गांधी उस मुश्किल दौर में एक पुल की तरह थे। बिल्कुल, वो सिर्फ भारत के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में शांति की सबसे बड़ी उम्मीद थे। तो बंटवारे की सारी कड़वाहट के बावजूद सीमा के उस पार भी लोग ये समझ रहे थे कि गांधी का न रहना सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नुकसान है। हाँ, और ये आवाज सिर्फ उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं थी। जब हम वैश्विक प्रतिक्रियाओं को देखते हैं तो गांधी का कद और भी विशाल नजर आता है। संयुक्त राष्ट्र ने, जो उस समय एक नई संस्था ही थी, उसने अपना झंडा आधा झुका दिया। ये तो बहुत ही असाधारण सम्मान है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या सरकार का प्रमुख न हो। ऐसा क्यों किया गया? यही तो गांधी के प्रभाव की खासियत है। वो किसी पद पर नहीं थे, पर उनका नैतिक अधिकार दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से भी ज्यादा था। यूएन का ये कदम इस बात का प्रतीक था कि दुनिया उन्हें सिर्फ एक भारतीय राष्ट्रवादी के तौर पर नहीं देखती थी। वो उन्हें शांति और मानवीय गरिमा का एक वैश्विक प्रतीक मानते थे। और ये बात बाकी नेताओं के बयानों में भी साफ झलकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कद का नेता कहा, लेकिन उन्होंने एक और बात कही जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। क्या? उन्होंने कहा कि गांधी का प्रभाव सिर्फ सरकार के मामलों में ही नहीं बल्कि आध्यात्म के क्षेत्र में भी था। सोचिए, ट्रूमैन एक राजनेता थे। राजनेता आमतौर पर राजनीति की ही भाषा बोलते हैं, लेकिन गांधी के लिए उन्हें अध्यात्म जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। सही बात। ये दिखाता है कि पश्चिम के नेता उन्हें अपनी पारंपरिक श्रेणियों में फिट नहीं कर पा रहे थे। वो कौन थे? एक राजनेता, एक संत, एक क्रांतिकारी। वो ये सब थे और इन सब से बढ़कर भी कुछ थे। और पोप पायस 12 ने तो उन्हें ईसाई सद्गुणों का दूत कह दिया था। कमाल है, कैथोलिक चर्च का प्रमुख एक हिंदू नेता को ईसाई सद्गुणों का दूत कह रहा है।
ये तो धर्म की सारी सीमाओं को पार करने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और ब्रिटेन का क्या? मतलब जिन्होंने दशकों तक गांधी के आंदोलनों का सामना किया, जिनकी सत्ता को गांधी ने चुनौती दी थी, उनका क्या कहना था? ब्रिटेन की प्रतिक्रिया भी बहुत कुछ कहती है। राजा जॉर्ज 6 जो भारत के आखिरी सम्राट थे, उन्होंने कहा कि इस खबर से उन्हें और रानी को गहरा सदमा लगा है। और प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जिनकी सरकार ने भारत को आज़ादी दी थी, उन्होंने गांधी को दुनिया की उत्कृष्ट हस्तियों में से एक बताया। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस देश से आ रहे थे जिसने गांधी को अपना सबसे बड़ा विरोधी माना था। मतलब विरोध खत्म होने के बाद वो भी गांधी के नैतिक कद के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गए थे। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी वैश्विक प्रतिक्रियाओं को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। एक ऐसा इंसान जो किसी एक देश या धर्म का नहीं बल्कि पूरी मानवता का प्रतीक बन गया था। हाँ। लेकिन इसी के साथ एक और भावना जुड़ी हुई थी जो लगभग हर बयान में मौजूद थी, एक गहरे सदमे और एक विडंबना की भावना। बिल्कुल, ये कि शांति के सबसे बड़े दूत की मौत हिंसा से हुई, ये एक ऐसी क्रूर विडंबना थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। एक बयान में कहा गया, ये विश्वास करना लगभग असंभव लगता है कि शांति के इस दूत को अपने ही देशवासी की गोली का शिकार होना पड़ा। मुझे जनरल डगलस मैकार्थर का बयान याद आ रहा है। वो दूसरे विश्व युद्ध के एक हीरो थे, एक सैनिक कमांडर। उन्होंने कहा, ये उन कड़वी विडंबनाओं में से एक है जो सभी तर्कों का खंडन करती प्रतीत होती है। जब एक सैनिक जिसका पूरा जीवन ही बल प्रयोग पर आधारित हो, वो ऐसी बात करें तो इसका मतलब है कि ये घटना सामान्य तर्क से परे थी। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात कही जॉर्ज सी मार्शल ने, जो उस समय अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने कहा, वो अपने ही सिद्धांतों, अहिंसा के सिद्धांत के शिकार हुए। एक मिनट। क्योंकि शांति लाने की कोशिश में उन्होंने बल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इस पर थोड़ा और सोचते हैं। वो अपने ही सिद्धांतों के शिकार हुए, इसका क्या मतलब है? क्या मार्शल ये कह रहे थे कि गांधी का अहिंसा का सिद्धांत ही उनकी कमजोरी बन गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक नजरिए से देखें तो हाँ, गांधी ने अपने लिए कभी कोई सुरक्षा नहीं मांगी। वो आम लोगों के बीच रहते थे। उनकी अहिंसा की प्रतिबद्धता ने उन्हें शारीरिक रूप से असुरक्षित बना दिया था। कोई भी उनके करीब पहुंच सकता था? बिल्कुल, जैसा कि उनके हत्यारे ने किया। तो इस मायने में मार्शल शायद सही थे। लेकिन क्या ये सचमुच उनकी कमजोरी थी या फिर यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि उन्होंने अपने सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने सिद्धांत को सबसे ऊपर रखा? यही तो इस बहस का दूसरा पहलू है। मतलब अगर वो सुरक्षा घेरे में रहते तो क्या वो वही गांधी रहते जिन्हें दुनिया जानती थी? बिल्कुल नहीं। गांधी के लिए अहिंसा सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं थी, वो उनके जीवन का सत्य था। अगर वो अपनी जान बचाने के लिए हिंसा का सहारा लेते तो उनका पूरा जीवन ही झूठा पड़ जाता। तो एक तरह से अपनी मृत्यु में भी उन्होंने अपने सिद्धांत को जिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जान दे सकते हैं लेकिन अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटेंगे। तो जिसे मार्शल ने एक कमजोरी के रूप में देखा, वो असल में उनके नैतिक साहस का सबसे बड़ा प्रमाण था। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब उन लोगों पर आते हैं जिनके गांधी से गहरे राजनीतिक मतभेद थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जिनसे गांधी ने आजादी के लिए बातचीत की थी, उन्होंने कहा, पुरुषों में एक राजकुमार चला गया है। ये बहुत ही भावनात्मक शब्द हैं क्योंकि पैथिक लॉरेंस ने गांधी को करीब से देखा था। वो उनके व्यक्तित्व और उनके नैतिक बल का सम्मान करते थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का बयान, जैसा हमने पहले भी कहा, वो बहुत ही नपातुला और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए उस बयान को फिर से देखते हैं। उन्होंने कहा, गांधी हिंदू समुदाय द्वारा पैदा किए गए महानतम पुरुषों में से एक थे। उन्होंने अपनी संवेदना भी हिंदू समुदाय के प्रति व्यक्त की। यहाँ भारतीय राष्ट्र या भारत के लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसा क्यों? ये शब्दों का बहुत सोचा समझा चुनाव था। जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक के तौर पर एक राजनीतिक संदेश दे रहे थे। गांधी को हिंदू समुदाय का नेता कहकर वो उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के दर्जे से कम कर रहे थे। वो एक तरह से बंटवारे की राजनीति को ही मजबूत कर रही थीं। अच्छा। कि देखो, वो हिंदुओं के नेता थे और हम मुसलमानों के। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के डोमिनियन के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति है। तो एक तरफ वो उन्हें सिर्फ हिंदुओं का नेता बता रहे हैं, दूसरी तरफ मान रही कि उनका जाना पूरे भारत के लिए नुकसान है। ये तो विरोधाभासी लगता है। यही राजनीति है। ये बयान दिखाता है कि जिन्ना एक दुविधा में थे।
वो गांधी के कद को पूरी तरह से नकार नहीं सकते थे क्योंकि दुनिया उन्हें एक महान हस्ती मान रही थी, लेकिन वो उन्हें एक ऐसे भारतीय राष्ट्रपिता के रूप में भी स्वीकार नहीं कर सकते थे जिसके विचार उनकी दो राष्ट्र की थियरी के खिलाफ जाते हों। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। हाँ, उन्होंने गांधी के कद को स्वीकार किया, लेकिन उसे एक समुदाय की सीमाओं में बांधकर। ये बयान सम्मान और राजनीतिक दूरी का एक जटिल मिश्रण है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। व्यक्ति चला गया, लेकिन विचार का क्या हुआ? क्या लोगों को लगा कि गांधी की मौत के साथ उनका संदेश भी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके ठीक उल्टा हुआ। ज्यादातर बयानों में ये भावना थी कि गांधी की मृत्यु उनके विचार को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्द हैं। उन्होंने जो कहा वो तो इतिहास में अमर हो गया। आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास करेंगी कि ऐसा कोई व्यक्ति हाड़ मास में इस धरती पर कभी चला था। सोचिए, 20वीं सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो तर्क की दुनिया में रहता था, वो गांधी के बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे वो कोई पौराणिक कथा के पात्र हों। हाँ, ये दिखाता है कि गांधी का प्रभाव तर्क और विज्ञान की दुनिया से भी परे चला गया था। वो मानवता की अंतरात्मा का प्रतीक बन गए थे। आइंस्टीन समझ गए थे कि गांधी अब एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार बन चुके हैं, एक किंवदंती। और ये विचार हिंसा के खिलाफ था। एक वक्ता ने कहा, हिंसक लोगों की मूर्खताएं चाहे कितनी भी लंबी चलें, वे केवल ये साबित करती हैं कि गांधी सही थे। ये कितनी गहरी बात है। उनकी हत्या ने ही उनके अहिंसा के सिद्धांत को सही साबित कर दिया। हिंसा से आप एक इंसान को मार सकते हैं, लेकिन आप उस विचार को नहीं मार सकता जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। बल्कि हिंसा अक्सर उस विचार को और भी ज्यादा फैला देती है। बिल्कुल, गांधी की हत्या इस बात का सबसे बड़ा और सबसे दुखद प्रमाण बन गई। और नेहरू ने अपने भाषण में इसी नफरत की बात की थी। उन्होंने सिर्फ शोक नहीं जताया, उन्होंने देश को एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, हमें इस जहर का सामना करना चाहिए, हमें इस जहर को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हाँ, वो साफ तौर पर कह रही थीं कि गांधी की हत्या किसी एक पागल आदमी का काम नहीं, बल्कि एक नफरत भरी विचारधारा का नतीजा थी। और ये उस क्षण की सबसे बड़ी चुनौती थी। देश अपने संस्थापक पिता को खो चुका था और नफरत की आग में जल रहा था। सवाल ये था कि क्या देश इस नफरत के आगे झुक जाएगा या गांधी के दिखाए रास्ते पर चलेगा। और नेहरू का भाषण उस देश को जोड़ने की, उसे सही दिशा दिखाने की एक कोशिश थी। वो कह रही थी कि गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उस जहर को खत्म करें जिसने उनकी जान ली। तो आज हमने दुनिया भर की आवाजें सुनी, दोस्तों की, विरोधियों की, सहयोगियों की, और ये साफ है कि 30 जनवरी 1948 को जो हुआ उसे सिर्फ भारत की क्षति के तौर पर नहीं बल्कि पूरी मानवता के नुकसान के तौर पर देखा गया। और इन सभी बयानों में जो एक धागा पिरोया हुआ है वो ये है कि एक इंसान को तो खत्म किया जा सकता है, पर उसके विचार को नहीं। गांधी की दुखद मृत्यु ने उनके अहिंसा और सहिष्णुता के संदेश को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। हाँ, उनकी शहादत उनके जीवन से भी बड़ी हो गई है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। ये शब्द थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के। गांधी की मौत पर शोक जताते हुए उन्होंने कहा था, ये दिखाता है कि अच्छा होना कितना खतरनाक है। बस एक पल के लिए इस पर सोचिए, अच्छा होना खतरनाक है। एक ऐसी दुनिया में जो सत्ता और संघर्ष से चलती हो, वहां किसी का मौलिक रूप से अच्छा होना, शांतिपूर्ण होना एक खतरे के रूप में देखा जाता है। इसका क्या मतलब है? ये उस समय की दुनिया के बारे में क्या कहता है? और शायद ये हमारी आज की दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। क्या आज भी अच्छा होना, सच के साथ खड़ा होना खतरनाक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।